जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल बार बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा। क्या साहब टिकट खरीदा या नहीं वो चेक करते हो, फिर ये सब चेक क्यों नहीं करते? क्या आप खाओगे ऐसा खाना? बोलिए। लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। मैं देख करके ना मैं हैरान रह जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरी रूह कांप जा रही है। मैं बिल्कुल शिवर कर जा रही हूँ जब मैं ऐसी परिस्थिति देख रही हूँ। अब इस बच्ची का अगर आप फेस देखेंगे तो पूरी तरीके से ये देखिए, क्या बोलूँ अब मैं, ये क्या हुआ है तुमको? कास्टिक पानी का तेल लगन कास्टिक पानी की वजह से ये हुआ है। कितने सालों से हो रहा है ये? 4 साल से। इसकी आंखें खराब है। मतलब आप ये देखिए, इसके पीछे जस्ट रेड मड है और ये जो बच्चे हैं ये देखिए, ये जैसे ये है, ये जन्म से इसकी आंखें खराब हैं। तो इनके पैर में आप देखेंगे, ये देखिए, ये पूरा इनका पैर जो है वो खराब हो चुका है। ये कंपनी क्लेम करती है कि CSR के जरिए अपने आसपास के गाँव के लोगों की जिंदगी को सुधारेगी। तो मैंने खुद आसपास के गाँव के लोगों की जिंदगी देखी जो किस तरीके से बद से बदतर होती जा रही है। सर, ये किसी भी सरकार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और बात कितने की है? 300 करोड़ की। और किस पे टैक्स लगा रहे हैं? उन जवानों के ऊपर जो आपकी रक्षा करने के लिए अपने हाथ पांव कटवा चुके। जब लड़ाई होती है तो फौजी ये नहीं देखता कि वहां जाने के बाद वापस आएंगे कि नहीं, हाथ कटेगा कि पैर कटेगा, वो जाके आपके देश के लिए लड़ता है। ऐसे सैनिक का इतना सम्मान तो करो। जिन लोगों ने 1922 के अंदर जब इनकम टैक्स एक्ट आया था तब ये कहा था कि जो सैनिकों को विकलांग पेंशन मिलेगी या डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। आज 104 साल के बाद में ये सरकार उन पे भी टैक्स लगाना चाहती। ये बहुत ही गलत बात है, इसे वापस लेना चाहिए, वरना सारे सैनिकों को अब अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये समझ में आ गया है कि सड़क पे उतरना पड़ेगा। पूरी की पूरी सबवे में मरीज भरे पड़े हैं। यहाँ आपको कुत्ते और इंसान दोनों साथ सोते नजर आ जाएंगे। इस टनल का रास्ता जाता है देश के 2 सबसे बड़े हॉस्पिटल्स तक। यहाँ उल्टी, पॉटी, यूरिन तीनों की स्मेल एक साथ है। इस ठंड में पेशेंट्स लड़ रहे हैं कंबल के लिए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कमरा है जहां बेड पर ही नहीं फ्लोर पर भी पेशेंट्स भरे हुए हैं। दवा देखिए लिखा हुआ सारा है मैम। आधी दवाइयों के सामने लिखा है नॉट अवेलेबल। अंग्रेजी मीडियम से 12वीं पास छात्र भी एक कॉल सेंटर, एक मॉल, एक कंपनी में एक एंट्री लेवल की नौकरी तो पा ही सकता है, मतलब जीवन यापन कर सकता है। वहीं हिंदी मीडियम से MA किए हुए स्टूडेंट के पास में भी सरकारी नौकरियों के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता। सर, ये कैसी सामाजिक व्यवस्था बना डाली है हम लोगों ने। हमारा UPSC हो या इंजीनियरिंग, MBA हो या मेडिकल, हिंदी मीडियम छात्रों का सक्सेस रेट कितना कम है ये हम सब जानते। बस अफसोस की बात है सर कि हमारी तमाम मेहनत, हमारी लड़ाइयाँ, समाज को बेहतर बनाने की हमारी हर संभव कोशिश इन सिस्टम के बंद दरवाजों के पीछे लिए गए निर्णयों के सामने दम तोड़ देती है।
What should we do about all this plastic and garbage, sir? We will build a pyrolysis plant, make fuel from the plastic, and recycle the rest. महीने में एक दिन सरकारी अस्पताल चले जाओ, भारत की सच्चाई वहाँ है। एक बेड पे 3 लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, आपको रियल भारत दिखता जाएगा। इससे आपके अंदर कम से कम एम्पैथी आ जाएगी कि यार अगर मैं इनकी जगह होता, इस जगह अगर मैं बैठा होता, या मेरा कोई दोस्त या आप, भगवान न करे आप बैठे, फिर आप वो चीजें बनाओगे, वो काम करोगे जिससे सच में आपके देश के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा। तो कनेक्ट टू मोर भारत नॉट ऑन सोशल मीडिया बट इन रियल लाइफ। तो अभी जितना भी भारत हम लोग देख रहे हैं सब सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और क्या बोलूं, मतलब यूथ क्या कर रहा है। अभी ये वीडियो जाएगा, वो हमारा यूथ तो इस वीडियो के अंदर देखेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, उसके नीचे क्या मैं नेगेटिव कमेंट लिख सकता हूँ कि मुझे और सारे लाइक मिल जाए और मेरा कमेंट ऊपर चला जाए। इन सब में फंस गया है हमारा यूथ यार। I'm a king, but I bop, I'm a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they made the hits ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. पहली 3 डिसीजन क्या लेंगे भारत के लिए? क्योंकि मैं लॉ बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है कि जुडिशियल पेंडेंसी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऑलराइट, नंबर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस, जो हमें बिल्डअप करने की जरूरत है, क्रिटिकल मिनरल्स और जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। और तीसरा? फिर तीसरा इक्विटी एंड इंक्लूजन, क्योंकि भारत में इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी अभी, इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी अभी काफी ज्यादा है। और ममता दीदी उसके चट्टे बट्टे हुमायूं कबीर को कहकर कहती है कि बंगाल की भूमि पर वो बाबरी मस्जिद बनाए। मैं कहकर जाता हूं, हुमायूं कबीर कान खोलकर सुन लो, इस भूमि पर कोई माई का लाल बाबरी मस्जिद नहीं बना पाएगा। ये भारत This generation isn't lost. It's addicted. Addicted to attention, addicted to comfort, addicted to validation. Gen Z scrolls more than it thinks, reacts more than it understands, complains more than it works. Everyone wants freedom, but no one wants discipline. Everyone wants success, but no one wants patience. They call struggle toxic, hard work, pressure and responsibility, mental load. Scrolling all night, sleeping all day, dreaming big, doing nothing. They know every trend, every drama, every shortcut, but can't sit alone with focus. Motivation videos are watched, but not followed. Opinions are shared, skills are not built.
This generation has information, but no direction. Confidence online, fear in real life. The world doesn't care about vibes. It rewards discipline. Reality is cruel, and it doesn't wait for you to feel ready. Gen Z will either wake up or get replaced by those who did. Potential is useless without action. And comfort is the most dangerous addiction of this generation. आईएएस ऑफिसर कैसे बने? पूरा सफर, उम्र 18, स्कूल खत्म हुआ, सब आपसे पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। आप चुपचाप फैसला करते हो दुनिया के सबसे टफ एग्जाम यानी यूपीएससी को देने का। सैलरी 0, उम्र 21, कॉलेज खत्म। जहां आपके दोस्त पार्टी कर रहे हैं, आप 12-12 घंटे किताबों के साथ अकेले कमरे में बंद हो। हजारों नोट्स, करंट अफेयर्स और लाखों कॉम्पिटिटर्स के बीच खुद को साबित करने की जंग। उम्र 23, एग्जाम का दिन, प्रीलिम्स, मेंस और फिर वो आखिरी इंटरव्यू। रिजल्ट आता है और आप बन जाते हो एक आईएएस ऑफिसर। पूरे मोहल्ले में शोर है, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होगा। सैलरी 0, उम्र 24, ट्रेनिंग लबासना मसूरी। पहाड़ों के बीच आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। डिसिप्लिन, फील्ड विजिट्स और वो सफेद वर्दी। अब आप एक आम लड़के से एक ऑफिसर बन चुके हो। स्टाइपेंड 40,000। उम्र 35, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। आपके एक सिग्नेचर से हजारों लोगों की लाइफ बदल सकती है। पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। गाड़ी, बंगला और समाज में सबसे बड़ा सम्मान। सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा प्लस सरकारी सुविधाएं। उम्र 50, सीनियर ऑफिसर। अब आप सरकार के साथ मिलकर देश की बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना रहे हो। 30 साल की मेहनत के बाद आप देश को चलाने वाले सिस्टम का हिस्सा हो। सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा, असीमित पावर और इज्जत। क्या आप इस मेहनत के लिए तैयार हैं? दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। गुन दीमक बन के जीता है। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी की पिल्ले हैं। गोली मार दो इनको, खत्म कर दो सालों को। जो बूढ़े बच्चे सामने आए, खत्म कर दो उनको, वरना ये लोग हमें खा जाएंगे। और करना है तो इनकी कौम का सफाया करो। That's what we want. Bloody democracy.